गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माइक्रो स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हम लोग कल पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, ठीक है। तो कल से आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए आज देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में और विस्तार से समझेंगे उसको, ठीक है। और मौलिक अधिकार बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है लगभग इसको लगभग सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि पता चलता है कि हमारा अधिकार क्या है, ठीक है। हमको संविधान ने अधिकार दे रखा है, कितने प्रकार का अधिकार दे रखा है, कौन कौन से अधिकार दे रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ रखा था मौलिक अधिकार का कुछ पार्ट पढ़ रखा था। आज देखेंगे मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार की विशेषताएं, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकार की कितनी प्रकार की विशेषताएं हैं वो देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है। मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार की भांति, प्राकृतिक अधिकार की तरह असीमित नहीं है। असीमित नहीं है मतलब क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है हमारा वो सीमित है। संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है वो सीमित है, एक दायरे में दिया है, ठीक है। अब हमको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को उसे हानि पहुंचाए। प्राकृतिक अधिकार जो है वो हम जन्म से लेकर के पैदा होते हैं, ये प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन जिस देश में है हम, उस देश में हमको कुछ अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, वो क्या है, वो सीमित है, सीमित अधिकार है वो, ठीक है। तो उसको देखेंगे कि सीमित क्यों है। ये जो प्राकृतिक अधिकार जो है, इसका सिद्धांत एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे, जॉन लॉक, उन्होंने दिया था प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, ठीक है। जॉन लॉक द्वारा दिया गया था प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार की तरह असीमित नहीं है, ठीक है, वो सीमित है। दूसरा, मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं नकारात्मक कैसे है। ये बड़ा ही विचारणीय है, ठीक है। नकारात्मक स्वरूप कैसे है, मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक कैसे है। देखिए, तो मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक इसलिए कि हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून या राज्य जो है, राज्य जो है वो सार्वजनिक स्थल पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा मतलब कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ठीक है। राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। ये क्या है, जैसे नहीं करेगा मतलब क्या है, नहीं लग गया। जैसे ऊपर देखते हैं, नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा मतलब ये जो राज्य जो है मतलब कानून के समान
समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। वो जो है नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। मतलब ये जो है ना, यही ये बात तो कह रहा है, सही बात है। ये जो है ये गुड में आता है, मतलब अच्छा में आता है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो नकारात्मक है। अब नकारात्मक कैसे है? देखिए, जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, लाल किला में हमको जाना है, तो वो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर सब लोग एक समान है, वहाँ पर किसी को भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या है कि उसका स्वरूप नकारात्मक है, लेकिन उद्देश्य उसका सकारात्मक है, ठीक है। आगे देखेंगे नंबर तीसरा नंबर पॉइंट ये है, कह रहा है मौलिक अधिकार जो है वह प्रवर्तनीय है। अब प्रवर्तनीय, जैसे मैंने आप लोग को कल बताया था, प्रवर्तनीय क्या होता है? प्रवर्तनीय ये होता है मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय से क्या मतलब? जैसे कल बताया था, प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? वाद योग्य या न्याय योग्य, ठीक है। वाद योग्य या न्याय योग्य मतलब क्या है इसका? कल आप लोगों को बताया ही था, जो न्यायालय में बहस का टॉपिक है या जिस पर चर्चा किया जा सकता है उसको कहते हैं वाद योग्य या न्याय योग्य, ठीक है। और आगे देखते हैं। नंबर 4, देखिए मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार ये जो है, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, प्लस कुछ मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिक और विदेशी को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त है, ठीक है। देखेंगे कौन कौन से वो अधिकार हैं जो, अब जैसे मान लीजिए कुछ मौलिक अधिकार भारतीय लोगों को प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, ठीक है। तो आगे देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से कि कौन से मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक को प्राप्त है और कौन से मौलिक अधिकार भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है, ठीक है। कॉलम के माध्यम से समझेंगे, नागरिक और नागरिक प्लस विदेशी। देखते हैं, ये हो गया भारतीय नागरिक और ये हो गया नागरिक प्लस विदेशी, ठीक है। नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है और विदेशियों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो देखेंगे हम भारतीय नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है और विदेशी को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है। देखिए आर्टिकल 15, 16 और 19 ये जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ठीक है। आर्टिकल 14, 21 और 25, ठीक है। ये जो है नागरिक प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, आगे विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल है। जैसे मान लीजिए 5वां बात करते हैं हम,
ठीक है, कि मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार कुछ राज्य के विरुद्ध प्राप्त है तो कुछ राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, जैसे हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मौलिक अधिकार कुछ राज्य के विरुद्ध प्राप्त है तो कुछ राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध से मतलब है, देखिए जैसे राज्य के विरुद्ध कौन कौन सा अधिकार है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों को हम एग्जांपल दिए कि कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई भी, जैसे सरकार का कोई भी जगह है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी, लाल किला, ताजमहल, ठीक है, यहाँ पर सरकार जो है किसी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो व्यक्ति, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव का निषेध होगा। ठीक है, ये है कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार। ठीक है, जैसे आर्टिकल 15, ठीक है, और आपको बताया 15, 16, 19 ये नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम विदेशी नागरिक की बात, जैसे राज्य प्लस निजी की बात करें, राज्य प्लस निजी अधिकार क्या होता है कि जो मान लीजिए कि हम अपना कुछ चीज़ खरीदे हैं, जैसे कोई अपना हम संपत्ति खरीदे, बहुत बड़ा ज़मीन खरीदे, उसमें हम पार्क बना रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पार्क बना रहे हैं, तो जैसे निजी तौर पे जो हम अपना ज़मीन खरीद रहे हैं, अब उसमें पार्क बना दिए। ठीक है, तो वो उसमें वही व्यक्ति आ सकता है जिसको हम अलाउ करेंगे, उसको मतलब मेरे से परमिशन लेकर के अपना आना पड़ेगा, बिना परमिशन के वो नहीं आ सकता। मान लीजिए जैसे कि मेरे घर पे मेरा निजी जो है चापाकल है, ठीक है, या नल है, जो भी आप बेहतर समझते होंगे, नल है, तो उसका उपयोग केवल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरा निजी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसमें अगर किसी और को वो चीज़ यूज करना है तो उसको पहले मेरे से परमिशन लेना होगा, तभी वो व्यक्ति उस चीज़ का उपयोग कर सकता है। लेकिन एक पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, जैसे लाल किला है, लाल किला पर मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं। वहाँ पर राज्य मेरा जाति या मेरा धर्म या आपका जाति आपका धर्म देख करके भेदभाव नहीं कर सकता है, वहाँ पर सभी लोग एक समान है। ठीक है, तो ये हो गए मौलिक अधिकार के कुछ विशेषताएं, और अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। अब जैसे देखिए कि हमारा जब संविधान बना था, ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मूल संविधान में हमारा जो मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो कितने प्रकार का था? 7 प्रकार का। ठीक है, लेकिन 7 प्रकार का अधिकार था, लेकिन अभी जो है वो क्या है? 6 प्रकार का है। क्यों? क्योंकि 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन
ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आर्टिकल 31, ठीक है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ इनको हटा दिया गया। ठीक है, इसको हटा करके मतलब मौलिक अधिकार से हटा करके इनको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे विवाद होते थे, जैसे कि हम आप लोगों को बताएं केशवानंद भारती केस आप लोगों को याद हो 1973। ठीक है, तो क्या था कि वो संपत्ति का उस समय क्या था कि मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो केशवानंद भारती जो थे वो मठ के थे, मठ का जो जमीन था वो केरल सरकार ने क्या किया कि उसको भूमि अधिग्रहण के तहत ले लिया। ठीक है, लेकिन तभी क्या हुआ कि केशवानंद भारती जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। और उन्होंने कहा कि जनाब मेरा सुप्रीम कोर्ट गए और बोले कि जनाब मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति हमारा संविधान देता है। ठीक है, तो उस समय वो चले गए। तो केशवानंद भारती का जो मामला था उस समय मौलिक अधिकार का था। ठीक है, लेकिन 1978 ठीक है, उस समय क्या हुआ कि मौलिक अधिकार का जो ये था आर्टिकल 31 और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, उसको हटा करके वहाँ से संविधान अमेंडमेंट करके, ठीक है, उसको रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, और उसको उठा करके एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा मूल संविधान में अभी क्या है कि 6 प्रकार, मूल संविधान में 7 प्रकार का था, लेकिन अभी जो है वो 6 प्रकार का अधिकार है। मूल अधिकार कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। कौन कौन सा है उसको विस्तार में जानेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं, देखते हैं आगे। तो 6 प्रकार का जो अब हमारा मूल अधिकार है उसको देख लेते हैं कौन कौन सा है जो अभी के संविधान में है। ठीक है, संशोधन के बाद मार्कर नंबर 1 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ठीक है, दोनों एक ही बात है। आर्टिकल 14 से 18 ठीक से याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, नंबर 3 समानता स्वतंत्रता। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
कौन सा है? आर्टिकल 25 से 28। ठीक है। नंबर 5 है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है। नंबर 6 संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32। ठीक है। ये हमारे 6 प्रकार का अधिकार है। समानता का अधिकार या समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार 29-30। और फिर आप सोच रहे हो कि आर्टिकल 31 कहाँ गया? तो अभी आप लोगों को बताया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 को रद्द कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा मूल अधिकार था उसको रद्द कर दिया गया और एक संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 300A में उसको जोड़ दिया गया। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो मूलतः 6 हैं, ये अभी के हमारे संविधान में हमारा मूल अधिकार दिया हुआ है। ठीक है। एक एक करके समझते हैं इसको। तो अभी हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12। ठीक है। एक आता है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या है? ठीक है, वो देखेंगे। अब इसमें 4 प्रकार से व्याख्या किया गया है राज्य की परिभाषा को। ठीक है। नंबर 1 है संघ की संसद और सरकार। नंबर 2 प्रांत का विधानमंडल और सरकार। नंबर 3 स्थानीय संस्थाएं और नंबर 4 अन्य प्राधिकारी। अब अन्य प्राधिकारी में क्या है? सरकार के सत्ता का प्रयोग। सरकार के सत्ता का प्रयोग। ठीक है। जैसे देखेंगे संघ की संसद और सरकार। संघ की संसद कौन सी है? आपको मालूम है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। प्रांत का विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा और सरकार। ठीक है। स्थानीय संस्थाएं। अब स्थानीय संस्था में क्या आती है? पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, वो सब देखेंगे इसमें। और अन्य प्राधिकारी और सरकार के सत्ता का प्रयोग। अब सरकार अपने सत्ता का प्रयोग कहाँ कहाँ करती है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल 13। ठीक है। आर्टिकल 13 क्या है? मूलतः हम देखेंगे संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उस सीमा तक शून्य होगी। ठीक है, लिख लेते हैं।
संविधान लागू होने से पहले की प्रत्येक विधि, ठीक है, विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उस सीमा तक क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, शून्य होगी। जैसे मान लीजिए कि संविधान लागू होने से पूर्व यहाँ से आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से ही यहाँ से आच्छादन का सिद्धांत विकसित होता है, ठीक है। मतलब आच्छादन का सिद्धांत ये है कि ऐसी विधि जो संविधान लागू होने से पहले बनाई गई थी, ठीक है, वो विधि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। मतलब वो उस सीमा तक आच्छादित कर लेगा, मतलब वो रद्द नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसको अप्रभावी बना देगा। क्या बना देगा, अप्रभावी, ठीक है, अप्रभावी बना देगा उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, लेकिन वो रद्द नहीं होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत कहता है, आच्छादन का सिद्धांत और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि आगे भविष्य में, ठीक है, भविष्य में जो आने वाली वो विधि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है तो उसको फिर से प्रभाव में लाया जा सकता है और आच्छादन का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा, आच्छादन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और वो विधि जो उस समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी तो वो हट जाएगी और हम लोग क्या करेंगे कि वो जो विधि है वो प्रभाव में आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसको समझिए कि मान लीजिए कि हम कोई अपना चीज़ पहले से ही बना रखे हैं, लेकिन वो हमारे जो राइट्स है, मेरा अधिकार है, जो हमारे दैनिक जीवन का जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। तो हम उसको समाप्त नहीं कर देंगे, लेकिन उसको बचा के रखेंगे, ठीक है, बचा के रखेंगे और वो अप्रभावी हो जाएगा, वो उस समय तक के लिए अप्रभावी हो जाएगा जब तक कि वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन एक समय के बाद अगर हम देखेंगे कि वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो हम आच्छादन यानी जो अप्रभावी है उसको समाप्त करके उसको फिर से हम प्रभाव में ला सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1। तो ये है आच्छादन का सिद्धांत। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 समझते हैं। थर्टीन क्लॉज टू ये कहता है कि संविधान ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, संविधान ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, ठीक है। क्या कह रहा है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कि संविधान ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है, जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, ठीक है। अगर ऐसा बना देता है तो वो उस सीमा तक अवैध होगा। मतलब समझ रहे हैं कि हमको ऐसा अधिकार, हमको संविधान में ऐसा अधिकार है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा, ठीक है, कि जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, ठीक है। अगर वो वैसा कानून बनता है, ऐसा कानून बन जाता है तो वह अवैध हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझते हैं इसको आगे।
संविधान राज्य आर्टिकल 13 क्लोज टू सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। ये संविधान के जगह पे राज्य कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, ठीक है। यहाँ पे राज्य कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इंसान थोड़ा सा फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, संविधान के जगह पर राज्य कर लीजिएगा। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। आगे समझते हैं कि है क्या वास्तव में। देखिए जब आर्टिकल 13 क्लोज टू सामने आया तो इसमें विवाद पैदा हो गया, समझे। क्या विवाद पैदा हुआ? विवाद पैदा हुआ कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, संशोधनीय है या नहीं। अब समझ रहे हैं, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, उसमें देखेंगे। जैसे मान लीजिए सज्जन सिंह केस हुआ, सज्जन सिंह केस 1965। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, मतलब इस सज्जन सिंह केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने यस कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, ठीक है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आगे देखेंगे 2 ही साल बाद, ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, समझ रहे हैं। और यहीं से निकल करके आता है भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत। भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत मतलब जब विवाद पैदा हुआ तो उस समय ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स संशोधनीय है या नहीं, या फिर संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है या नहीं। वही सज्जन सिंह केस में 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967, 2 ही साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि नहीं किया जा सकता है। और यहाँ से आया भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत, ठीक है। तो बाकी का टॉपिक हम लोग कल करेंगे, वही समय का अभाव। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नियमित रूप से पढ़ते रहिए और देखते रहिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।